स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कुरुक्षेत्र में आज बात मोदी के एक और मास्टर स्ट्रोक की। चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले मोदी सरकार ने अपना एक और वादा पूरा किया। जिस सीएए को लेकर 2020 में दंगे और फसाद हुए थे, उस सीएए कानून को मोदी सरकार ने अब पूरे देश में लागू कर दिया है। सीएए को लेकर देश में सियासी घमासान तेज हो गया है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीएए से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ने का नैरेटिव बनाने में लगे हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों के अधिकार छिन जाने और हकमारी का टेप रिकॉर्डर ऑन करके बैठी हैं। हैदराबाद के ओवैसी इसे एंटी मुस्लिम एक और दाव बता रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के एक मास्टर स्ट्रोक ने पूरे विपक्ष को सकते मिला दिया है। असम से लेकर केरल तक और बंगाल से लेकर दिल्ली तक विरोध का सिलसिला भी जारी है। तो वही हिंदू शरणार्थी बेहद खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर सीएए को लेकर बनाए जा रहे नैरेटिव में कितना दम है। सवाल यह भी, क्या सीएए का दाव बीजेपी के 400 पार के टारगेट को अचीव करने में सबसे बड़ा जरिया साबित होने जा रहा है? क्या पोलराइजेशन का डर विपक्ष की राह मुश्किल कर रहा है, जिससे वो ना दोबारा शाहीन बाग बना पाने की स्थिति में हैं और ना ही खुलकर तुष्टीकरण का कार्ड खेल सकते हैं? किसके लिए कितनी हो गई है मुश्किल, इसी पर करेंगे चर्चा। पहले आइए आपको सुनाते हैं सीएए पर आज के सियासी बयान। हमने कहा था हम सीएए लाएंगे। कांग्रेस पार्टी सीएए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। কাজে লাগবে যে রুলসটা কালকে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে, আদৌ এটা বৈধ কিনা আমার সন্দেহ আছে। কোনো ক্ল্যারিটি নেই। 2019 সালে এনআরসির নামে আসামে 19 লক্ষ লোকের মধ্যে 13 লক্ষ বাঙালি হিন্দুকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। অনেক মানুষ দুঃখে আত্মহত্যা করেছিল। এবার আমি আপনাদের কাছে কয়েকটা কোয়েশ্চেন করছি। তার মানে এখন যাদের দরখাস্ত করতে বলা হচ্ছে, তার মানে তারা যেই দরখাস্ত করবেন সঙ্গে সঙ্গে তারা নাগরিক থাকা সত্ত্বেও আপনারা বেআইনি অনুপ্রবেশকারী হয়ে যাবেন। তাহলে আপনাদের সম্পত্তি কি হবে? আপনাদের চাকরি বাকরি কি হবে? আপনাদের ছেলে মেয়েদের পড়াশোনা কি হবে? সবটাই বেআইনি ডিক্লেয়ার হয়ে যাবে। আপনাদের কোনো অধিকার থাকবে না। आप कैसे हर रिलीजन को आप उसकी इजाज़त दे रहे हैं उनको, और आप जो रिलीजन जिनका इस्लाम है उनको आप नहीं दे रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीएए एक्ट को सिर्फ आप सीएए से मत देखिए, इसको आपको एनपीआर से और एनआरसी से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज़्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। तो सीएए पर कौन फैला रहा है भ्रम, इसी पर करेंगे चर्चा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुबूही खान, राष्ट्रीय संयोजिका राष्ट्र जागरण अभियान हमारे साथ हैं, असीम वकार, प्रवक्ता एआईएमआईएम, संजय सरकार, प्रवक्ता टीएमसी और जहीरुल इस्लाम, प्रवक्ता एआईयूडीएफ हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ, क्योंकि आप ही इस अफवाह की स्थिति को, इस भ्रम की स्थिति को, कश्मकश को दूर कर सकते हैं। अभी ओवैसी साहब को भी हम सुन रहे थे और ममता बनर्जी को भी सुन रहे थे। सभी को चिंता है कि एक पक्ष के साथ भेदभाव किया जाएगा, मुस्लिमों को टारगेट किया जाएगा, और इसे सिर्फ सीए के तौर पर ना देखें हम, एनपीआर और एनआरसी इसके पीछे छिपा हुआ है। ऐसा है क्या?
आवाज मिल रही है गौरव भाटिया जी? देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, वादा किया है तो निभाएंगे जरूर। ये मुझे आवाज आ रही है, अगर आपको आ रही है प्राची जी? जी जी जी, कंप्लीट करिए। मेरा फोन का कनेक्शन नहीं है, मैं टीवी से सुन उत्तर दे रहा हूं। मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। बोलिए बोलिए। हाँ प्राची जी, देखिए 2019 का जो मैनिफेस्टो था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल स्पष्टता से ये कहा था कि जो धार्मिक आधार पे प्रताड़ित होते हैं अल्पसंख्यक 3 देशों में, उनको हम नागरिकता देंगे, और इसी वादे को पूरा किया है हमारी सरकार ने। लेकिन जो दुष्प्रचार, जो भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ओवैसी हो, अखिलेश यादव हो, तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीएए के जो रूल्स आए हैं, ये कानून है नागरिकता देने का, ये किसी की नागरिकता लेने का कानून है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, 4 साल पहले एक्ट आया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। प्राची जी, सबसे पूछिएगा इन 4 साल में एक मुसलमान बताइए, क्योंकि मुसलमानों की बात हो रही है, जिसकी नागरिकता या कोई अधिकार जो संविधान देता है उसे वो छीना गया हो। तीसरी बड़ी बात आपके चैनल पे बता रहा हूं, ममता बनर्जी और पिनरई विजयन ने कहा कि हम ये कानून अपने अपने प्रदेशों में लागू नहीं करेंगे। मैं कहूंगा ममता बनर्जी, कुरान मत पढ़िए, संविधान पढ़िए। ये जो क्षेत्र अधिकार है नागरिकता देने का, ये केंद्र सरकार का है और संसद का है, और जब एक कानून पारित हो जाता है उसके बाद किसी मुख्यमंत्री के पास ये ताकत नहीं है कि वो कहे कि हम जो पारित कानून है उसे लागू नहीं करेंगे। इसका मतलब सांप्रदायिकता से अंधी हो गई हैं ममता बनर्जी और पिनरई विजयन और स्टालिन, और ये देश की जनता है जो स्वागत कर रही है इस कानून का। अंत करूंगा, सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका डाली गई, प्राची जी, इस कानून पे रोक नहीं लगाई सर्वोच्च न्यायालय ने। ठीक है। तो क्या वैसी ममता बनर्जी अब सर्वोच्च न्यायालय को भी नहीं मानेंगे? क्या ये सवाल पूछा नहीं जाएगा? ठीक है, एक बात आपने क्लियर कर दी कि सीए जो हम लेकर आ रहे हैं वो नागरिकता देने के लिए है, वो किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। अब संजय सरकार जी, इसमें क्या आपको छिपा हुआ नजर आ रहा है? इसकी वैधता पर आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है सीए में जिसे लागू करने पर आप लोगों को आपत्ति है? सबसे बड़े बात है प्राची जी, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड के लेके जब इसके ऊपर में बहुत जोर से थप्पड़ मारा है, तो इसको ध्यान जनता से भटकने के लिए, जब भ्रष्टाचार से भटकने के लिए इसने सीए लागू कर दिए। 4 साल में इसको सीए लागू करने के लिए कभी इनको याद नहीं पड़ा है। लेकिन सीए कैसे कैसे लागू हो रहा है, कैसे कैसे लागू हो रहा है, मेरे पास कुछ ये आया है। ये शेड्यूल 1A जो है, 1A के तरफ जो आया है वो आया है मेरे पास में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसमें बोला गया जब उस कंट्री का आपको मतलब पासपोर्ट चाहिए, तमाम नागरिक चाहिए, तमाम और जो पेपर है चाहिए। मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ में बहुत शॉर्ट में बोलने का मौका, ज्यादा बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ये बोल रहा है गौरव भाटिया बोल रहे हैं। गौरव भाटिया को जानकारी है जो असम में जो एनआरसी हुआ है, 20 लाख जो डिटेंशन कैंप में गया था, वहां पर 13,50,000 जो हिंदू बंगाली को डिटेंशन कैंप में भरा गया है। ये मालूम है? वो तो हिंदू है, वो भी बंगाली है, लेकिन बंगाली होने का नाते ये बांग्लादेशी उसको जाना जाता है, मुसलमान होने के नाते पाकिस्तानी, और सिख होने के नाते खालिस्तानी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को संस्कृत और संस्कार हो चुके हैं। और लेकिन कुरान के बारे में वो जो इसको पार्टी में जो है मुख्तार अकबर नकवी है, शाहनाज हुसैन है, साजाद पुनेवाला जी है, इसके अलावा सिकंदर बख्श जी जो थे, ये लोग कुरान के बाहर में सारी बातें कही। ये कुरान के बाहर में देखिए, आपने सारी बातें कही, हिंदू शरणार्थियों का आपने एक मुद्दा उठाया, अभी जवाब लूंगी गौरव भाटिया जी से। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, पहले अपना पॉइंट तो बनाइए ना, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप किसके बारे में, सीए को लेकर आपको क्या आपत्ति है, ये तो बताइए ना मुझे कम से कम, तब तो मैं आपकी इन शंकाओं का, इन अफवाहों का मैं हल निकाल पाऊंगी, पूछ पाऊंगी गौरव जी से। नहीं,
एक्चुअल में क्या है, सीए के पीछे में एनआरसी है, और ये डिटेंशन कैंप में ये जो यहाँ को एक चीज आपको पूछना, ये जो बंगाली यहाँ पर है, मथुआ लोग जो है, आजादी को पहले से आजादी को बाद से जो लोग है, ये लोग पहले नागरिक नहीं था। हाँ। यहाँ का सिटीजनशिप है नहीं। अगर सिटीजनशिप नहीं है तो शांतनु ठाकुर कैसे चुनाव लड़ा? शांतनु ठाकुर को क्यों मंत्री बनाया? अगर वो सिटीजन ही नहीं है तो उसको कैसे बनाया? सिटीजनशिप अगर मिल जाएगी ऐसे हिंदू शरणार्थियों को तो आपको आपत्ति क्या है? इस छोटे से सवाल का जवाब दीजिए ना संजय सरकार जी। आपको सीए के पीछे छिपा हुआ एनआरसी नजर आ रहा है, लेकिन सीए में क्या प्रावधान है आपको ये नजर नहीं आता। कमाल करते हैं। नहीं, आप कुरुक्षेत्र में जब बैठाया है तो कौरवों के साथ पांडव को लड़ाई हो रहा है। पांडव हम है और कौरव वो है। दुर्योधन दुर्शासन के शासन से उसको निकालना पड़ेगा हिंदुस्तान को। देखिए, मैं यहाँ कोई महाभारत की कहानी सुनने तो बैठी नहीं हूँ। अभी मुझे सीए पर आपसे बात करनी है। कोई वैलिड पॉइंट है तो बताइए। वैलिड पॉइंट नहीं है सर, वैलिड पॉइंट नहीं है तो फिर सीए पर सवाल मत खड़े करिए। गौरव भाटिया जी आप रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। वो तो कौरव पांडवों की लड़ाई की बात करने लगे। टीएमसी के हमारे सहयोगी संजय सरकार जी कह रहे हैं इसके पीछे छिपा हुआ एनआरसी नहीं दिख रहा, आप एनआरसी लाना चाहते हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि सीए के विरोध के पीछे ममता बनर्जी का तुष्टीकरण है, रोहिंग्या का प्यार है, वोट बैंक की राजनीति है। और इनके प्रवक्ता को थोड़ा ज्ञान कम है, ज्ञानवर्धन मैं कर देता हूं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपको बीच में रोक रही हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवारों की 43 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। असम के जोरहाट से गौरव गोगोई को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को टिकट दिया गया है। छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जिस पर सस्पेंस बरकरार था। नकुल नाथ को लेकर कई तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इस दूसरी लिस्ट के सामने आने के बाद वो सारी अटकलें छट चुकी हैं। नकुल नाथ छिंदवाड़ा से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, ये अब तय हो चुका है। ये अब लिस्ट में सामने आ चुका है। तो कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और दूसरी तरफ सीए को लेकर हंगामा मचा हुआ है, सीए को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसे भी चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। सारी विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। गौरव जी जल्दी से अपना पॉइंट पूरा करिए, फिर सुबुह जी आपके पास आ रही हूं। मैं 10 सेकंड मांगेंगे। धन्यवाद प्राची, सारे दर्शकों के लाभ के लिए कुछ बातें कहूंगा। 10 सेकंड में सवाल पूछ के खत्म कर देंगे। इसको हम पूछना शांत चाहते हैं। कराइए, अभी नहीं, अगली बार कोई यहाँ संदेश काली की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। शांत कराइए प्राची, संदेश काली की गुंडागर्दी मत करिए। सवाल नहीं बता पाए, सवाल नहीं बता पाए ना। अगस्त 2017 के बाद में ये गलत बात है। ठीक है, बोलिए। आप रुक जाइए प्लीज संजय जी, प्लीज। बाकी मेहमान भी हैं, ऐसे समय चला जाएगा। संवेदनशील मुद्दा है। आप चाहते हैं कि भाई इनकी मंशा थोड़ी क्लियर हो जाए। एनआरसी और एनपीआर आप बार बार बीच में लेकर आ रहे हो, तो पूछ लूं। गौरव जी जल्दी से बताइए, एनआरसी एनपीआर छिपा है क्या इसके पीछे? नहीं प्राची जी, मैं पहली बात कह चुका हूं, कोई ऐसा भारतीय नागरिक नहीं है, खासकर मुसलमान भी, जिसकी नागरिकता इससे चली जाए। दूसरी बड़ी बात आपके चैनल पे स्पष्टता से कहता हूं, सीएए और एनआरसी अलग अलग है। सीएए नागरिकता देने का कानून है और ये रायता इसलिए फैलाया जा रहा है जिससे डर का माहौल बना दे, मुसलमानों का वोट लेना है। और ममता बनर्जी ने कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय हैं और चुनाव का समय है तो मुसलमानों को जानवर से तुलना करके उनका दूध निकालने का कार्यक्रम शुरू है। लेकिन आप याद करिए, ममता बनर्जी 2005 में वो स्पीकर के ऊपर फाइल फेंक के गुस्से में आके कहती है पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए घुस आए हैं और मेरे पास 2 वोटर लिस्ट है, एक भारतीयों की और एक बांग्लादेशियों की। इस घुसपैठ को रोकना होगा। और अब वही ममता बनर्जी यू टर्न मार रही हैं क्योंकि उनको वोट चाहिए जो घुसपैठिए हैं उनकी। तीसरी बड़ी बात जो मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह सत्य नहीं है, ममता बनर्जी ने कहा था सीए अगर लागू किया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। प्राची जी, गृह युद्ध तो यहाँ होए किसी की मजाल नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी के सवाल अंदर मुझे बड़ी गौरव जी कि टाइमिंग को लेकर ये लोग थोड़े से चिंतित रहते हैं कि आप चुनाव से पहले कुछ ऐसा करते हैं जिससे पोलराइजेशन हो। एक मिनट संजय जी प्लीज, 30 सेकंड दीजिए। संजय जी 1 मिनट, मेरे पास 2 और अन्य मेहमान है, पहले उनके पास जाऊंगी फिर आपके पास आऊंगी। थोड़ी देर आपको चुप रहना होगा। जवाब देने का मौका मत दीजिए। रुकिए, 30 सेकंड में खत्म कर देंगे। नहीं 1 मिनट। 37 है। अच्छा, मणिपुर और असम, मिजोरम
सवाल बीच में लीजिए जो पुलिस 30 में लड़ाई सेकंड हुआ में, था, अगर आप वो सिविल खत्म वॉर नहीं करेंगे था, 30 वो सेकंड में एक ग्रीजुअल सवाल नहीं था। सुनिए। अच्छा, मणिपुर, मिजोरम और असम का पुलिस के बीच में जो लड़ाई हुआ था वो सिविल वॉर नहीं था। चलिए गौरव जी नहीं आप था। थोड़ी सी आवाज अच्छा, कम ये कर चीज दीजिए आप संजय जी दूसरा की। अब चीज आपको संजय जी पूछना मुझे देखिए चाहता है, दूसरा तरीका रोहिंग्या का अपनाना मैं पड़ेगा, किया आपकी था। आवाज को कम नहीं, करवाना रोहिंग्या पड़ेगा, का उसके मना बाद ही किया मैं अन्य था। मेहमानों के और पास जा रोहिंग्या सकती हूँ। उस समय रही बात कौन मुसलमानों था? को टारगेट करने की, तो जहीरुल इस्लाम साहब फिर उसके बाद सुबुई जी इस बात को समझाएंगे, अच्छे से बताएंगे। आप जरा बताइए कैसे डर लग रहा है सीए से? मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए सीए से, जबकि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है, छीनने वाला नहीं है? नीतिगत तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, इसीलिए हम भी जानते हैं ये नागरिकता देने का कानून है, छीनने का कानून नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि इस कानून के जरिए हम ये बोलना चाहिए कम्युनल कानून है। इस कानून के तहत मुसलमान को छोड़ के बाकी जो 4-5 धर्म है उनको नागरिकता देने का काम कर रहे हैं। तो हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, बीजेपी बोलते हैं कि हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, तो हिंदू यहाँ आएंगे। तो मुझे बीजेपी से ये पूछना है, हाँ ठीक है ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, ठीक है, लेकिन क्या जो श्रीलंका में हिंदू है वो हिंदू नहीं है? उनके ऊपर जो अत्याचार है वो क्यों नहीं है लिस्ट में? क्या म्यांमार में हिंदू नहीं है, उनके ऊपर अत्याचार होता है तो वो क्यों नहीं आता इधर यहाँ पे? क्यों मुसलमान को क्यों इससे छोड़ दिया जा रहा है? दूसरी बात ये है, आप देखिए आसाम का बात अलग है। जो बांग्लादेश से आएगा वो आसाम ही उनका डंपिंग ग्राउंड होगा, ये बीजेपी लीडर्स बोल चुके हैं। इसीलिए हम बोलते हैं इस कानून के तहत जो भी आएगा, बांग्लादेश से आएगा, जहां से भी आएगा, ज्यादातर चांस तो बांग्लादेश से आने का है, क्योंकि बांग्लादेश आसाम का नजदीक है और आसाम से जुड़ा हुआ है। तो बांग्लादेश से आते हैं और है, ये बात बीजेपी बोलते हैं। इसी घुसपैठियों के नाम से बीजेपी ने जो आसाम एजिटेशन हुआ था, उस एजिटेशन में कई हजार मुसलमान लोग मारे गए। आप फिर ये कहिए ना कि आपको सीए से आपत्ति नहीं है, कुछ और कंट्रीज इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ऐड कर ले, तब शायद ये कम्युनल कानून है ना, ये तब शायद आपको ठीक लगेगा। सर अल्पसंख्यकों की बात हो रही है ना, इसमें आप कम्युनल आप ढूंढते रहिए, लेकिन अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कौन है आपको तो ये पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम जी नहीं, बात वो नहीं है मैडम जी, बात वो नहीं है, बात ये है इतना। अभी हम आसाम की बात कर रहे हैं ना, आसाम में अभी जो आसामीज लैंग्वेज बोलने वाला है वो 51% है, उसमें आसाम का जो बांग्ला भाषी मुसलमान है वो मिला के 51% है जो आसामीज बोलते हैं। ये इधर डंपिंग डाउन करेंगे तो हमारा, लेकिन इसमें मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए ये एक्सप्लेन करना था आपको। असम की पॉपुलेशन, असम में क्या बोला जाता है, बांग्लादेश से कैसे आते हैं शरणार्थी, ये नहीं बताना था आपको, सिर्फ ये बताना था कि इस देश के मुसलमानों को क्यों डरना चाहिए। अब सुबोई खान जी, ये डरने वाली बात है क्या? अगर सीए आ रहा है, कोई नहीं डरने का है, डरने वाला बात नहीं है, लेकिन नहीं है ना, तो ये बात खुलकर कहिए ना कि डरने वाली बात नहीं है। उन नेताओं को भी आईना दिखाइए जो रहनुमा बने हुए हैं मुसलमानों के। 2 मिनट रुकिए, ऐसा क्यों अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है? क्या वाकई में डरने जैसा है सीए से कुछ? देखिए, डरने वाली बात तो कहीं से कहीं तक नहीं है, क्योंकि ये नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं है। इस कानून में कहीं भी मुस्लिम शब्द भी नहीं है। मुसलमान की नागरिकता को कोई आंच नहीं आने वाली है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से। केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज को भारत की नागरिकता मिलने में थोड़ा सा रिलीफ दिया जा रहा है, कुछ सालों का। इतनी मदद उनकी बेचारों की जा रही है, क्योंकि विभाजन के समय नेहरू लियाकत पैक्ट में उनसे प्रॉमिस कर दिया गया था कि आप वहां पे अगर माइनॉरिटीज के साथ कुछ बुरा होगा तो भारत उनको शरण देगा। और भारत में भी मुसलमानों को वो माइनॉरिटिज्म के नाम पे वो शरण दी गई, जो आज तक भारत के मुसलमान अवेल कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो 22% से 2% रह गए बेचारे हिंदू, भारत में 10 से 15% हो गए हैं। 140 करोड़ पॉपुलेशन में तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन आज भी हम लोग अल्पसंख्यकवाद के नाम पर वो सारी सुरक्षाएं, वो सारी सुविधाएं अवेल कर रहे हैं, तब इन लोगों के पेट में दर्द नहीं होता। जहीरुल इस्लाम साहब से पूछना चाहती हूं, आपने कहा कि नहीं डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि रिलीजन के आधार पर आप क्यों दे रहे हैं? मेरा आपसे सवाल है कि रिलीजन के आधार पर आप भारत में क्यों ले रहे हैं? आप, अगर भारत सेक्युलर देश है, आप ना तो नंबर के हिसाब से माइनॉरिटी हैं, 20 करोड़ किसी भी इंटरनेशनल कन्वेंशन की परिभाषा के हिसाब से अल्पसंख्यक नहीं होता। आप केवल मजहब के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर क्यों सुरक्षा ले रहे हैं? दूसरा सवाल मेरा, दूसरा प्लीज बात कीजिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम थोड़ी एक मिनट, फिर मैं किसी के बीच में नहीं बोली। ममता बनर्जी जी की पार्टी के एक यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं,
वो भड़का रहे थे कि असम में डिटेंशन सेंटर बन गए हैं, वहां पे हिंदुओं को भी डाला गया है। देखिए पहली बात, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। मैं मछली बाजार की तरह डिबेट नहीं करती हूँ। तर्कों पर बात करिए, तर्कों पर बात कीजिए, प्लीज। ऐसे नहीं हो पाएगा। मैं तर्क पे जवाब देना चाहती हूँ क्योंकि ये देश को ऐसे भड़काते हैं। प्लीज मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलूंगी, मेरी बात प्लीज पूरी होगी। एक मिनट, आपकी बात पूरी हो जाएगी। आपका एक सवाल तो हो गया कि यहाँ धर्म के आधार पर क्यों आपको अब फिर लाभ चाहिए होता है। रुक जाइए ना संजय सरकार जी और इस्लाम साहब, आप दोनों भी हैं, दूसरा भी कोई डिबेट में है, मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024। सीएए को लेकर हंगामा क्यों है बरपा, इसी पर लगातार चर्चा जारी है। सरकार की मंशा पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और एक सवाल जो गौरव भाटिया जी पूरा का पूरा विपक्ष पूछ रहा है वो ये कि 2019 में जब ये पास हो चुका था तो इसे लागू करने में आपने इतने साल क्यों लगा दिए? इसकी टाइमिंग चुनावों से ठीक पहले की क्यों है? प्राची जी, सबसे पहले तो आपके टाइमिंग के प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूं। आपको पता है 2019 में जब ये कानून पारित हुआ उसके बाद कोविड की महामारी आ गई। हमारी सरकार की प्राथमिकता ये थी कि 220 करोड़ टीके लगाए जाए। जो 80 करोड़ भारतीय हैं उनको एक सुरक्षा की भावना रहे, उनको राशन 3 साल तक दिया। तमाम और ऐसी जिम्मेदारियां थी जिनका निर्वहन करना आवश्यक था। और उसके बाद अभी तो चुनाव अनाउंस भी नहीं हुए हैं। कोई अच्छे कार्य के लिए तो हर वक्त शुभ है और इसीलिए लागू किया गया है, ये कोई तर्क नहीं हो सकता है। लेकिन एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि ये सांप्रदायिक कानून है। जिनके नाम में मुस्लिमीन है, जिनका नाम खुद में सांप्रदायिक है, वो अब हमें ज्ञान दे रहे हैं कि क्या सांप्रदायिकता होती है और क्या पंथ निरपेक्षता। दूसरी बात, एआईयूडीएफ के प्रवक्ता है। हाँ जी, हाँ, एआईयूडीएफ के भी अगर प्रवक्ता है तो बदरुद्दीन अजमल के तमाम ऐसे मैं निकाल दूंगा बयान जहां पे केवल उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया है असम में, ये भी बात स्पष्टता से कह दूंगा। और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, असम में सिटीजनशिप एक्ट में ही अलग प्रावधान है जिसके तहत नागरिकता का निर्धारण होता है। अब आप मुझे बताइए, बिना कानून पढ़े यहाँ पे तर्क देते हैं। और जो एनआरसी की बात कर रहे थे असम में, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में एनआरसी का पूरा जो है गतिविधि हुई, उसके बाद यहाँ पे आके चिल्ला रहे। आज बड़ी बात क्या है, मनमोहन सिंह जी जब राज्यसभा में थे, 2003 की बात है, 4 शुरू की हमारी सरकार थी, उन्होंने कहा था प्राची जी कि जो हिंदू सिख और अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति भारत को उदार दिल रखना चाहिए और उनको नागरिकता देनी चाहिए। ये बात अलग है कि ये सपने दिखाते हैं और सपनों को पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, इसीलिए जनता आज इस कानून का स्वागत कर रही है। अच्छा ठीक है, सुबोई जी कुछ कहना चाह रही हैं। सुबोई जी बोलिए, फिर उसके बाद आ रही हूं मैं आपके पास। देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहती हूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे होते हैं जैसे कि एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, उस पे जब हम लोग बीजेपी, आरएसएस, कांग्रेस, एमएम और समाजवादी पार्टी और वॉटेवर करने लगते हैं तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है कि हम एक नागरिक होने के नाते कहां जा रहे हैं। अभी ममता बनर्जी जी की पार्टी के एक व्यक्ति यहां पे एनआरसी का नाम लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियर करना चाहती हूं कि असम में डिटेक्शन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन का इतिहास बहुत पुराना है, क्योंकि असम राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। वहां पे बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, वहां पे फर्जी आधार आईडी कार्ड्स बना के नकली नागरिकता लेकर बहुत से विदेशी इंपोस्टर्स घुसपैठिए हमारे प्रदेश में आकर उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। चीन की चिकन नेक स्ट्रैटेजी है वहां पर। क्यों नहीं समझ आता इन लोगों को? और सबसे पहला जो डिटेंशन सेंटर बनाए असम में, बाय द वे, वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद बनाए 2008 में। तब कहां थी बीजेपी, तब कहां थी आरएसएस? तो आप नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दों को भी राजनीतिकरण कर देते हैं। आप बंगाल में जो है नकली फर्जी आधार कार्ड बना के वहां पे घुसपैठियों को बसाते हैं, तो वही आप चाहते हैं कि हर स्टेट के अंदर हो, हर स्टेट के अंदर हो। बेरोजगारी की बात आप करते हैं कि आपको ये नहीं पता
जो लोग बेरोजगारी की बात पीछे मत करते हैं, क्या ठुकिएगा। उनको ये नहीं पता कि बहुत सारे मौलिक अधिकार केवल और केवल भारत के नागरिकों के होते हैं? अच्छा, कम ठीक। से कम ये तय तो होने दीजिए जवाब कि जवाब कौन ले लो। नागरिक है, कौन घुसपैठिया ठीक है है, और कौन संजय सरकार शरणार्थी पीछे- है। आप जवाब ताकि दीजिए। भारत के मत बच्चों को टूकिएगा, उनका ठीक सही है ना? हक मिल सके। आप पूछिए, बहुत सुबोध सारी जी। सरकारी नौकरियां केवल नागरिकों को मिलती हैं। ठीक है, बाहर सुबोध जी, से एक आए हुए मिनट। विदेश के लोग हमारे बच्चों की नौकरियां क्यों खाएं? ठीक है, अब बोलिए संजय सरकार जी, ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? नहीं नहीं, हम भ्रम नहीं, आप पहले घुसपैठिया मैटर में आएंगे, उसको बाद में फिर भ्रम उड़म सब मैटर। अच्छा बोलिए, म्यांमार बॉर्डर किस तरफ से आता है? असम और मिजोरम की तरफ से आता है। अगर रोहिंग्या अगर यहाँ पर इंडिया में भी आता है तो बांग्लादेश बॉर्डर से आता है। अच्छा, तीनों बॉर्डर कौन देखता है? बीएसएफ देखता है। बीएसएफ का मालिक कौन है? अमित शाह है। और उसको कंट्रोल कौन करता है? आईबी वाह। इंटेलिजेंस ब्यूरो और वाह। एनआईए, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। सुनिए ना, जानकारी लीजिए ना, थोड़ा जानकारी ठीक रहेंगे ना। सबसे पहले और आपकी इसको स्टेटमेंट का total खंडन manipulation करती हूँ। कौन करता है? raw research बॉर्डर analysis सिक्योरिटी उसको फोर्स, under control by President अपने of देश India। की अगर ये बॉर्डर BSF सिक्योरिटी BSF फोर्स उसको का अंदर घुसा मालिक देता है क्या? आप कह रहे हैं कि जितना अमित घुसपैठिया शाह घुसा है। था, उसको मतलब आपकी BSF घुसा घटिया देता है, सोच सुमोई जी, दर्शाता है ये सुमोई जी, कि घुसाता आपका है कि नहीं? मानसिक आप दिवालियापन तो जानते नहीं, दर्शाता है कुछ भी ये नहीं जानते, कि आप बेकार कितने बोलने के लिए राजनीति आता के है। गुलाम ठीक है हो ना? चुके जानकारी हैं। लीजिए, कितना जानकारी लेकर सम्मान है बोलिए। आपका सुनने में अपने अच्छा देश लगता है, की घुसपैठिया अगर बॉर्डर घुसता है, सिक्योरिटी फोर्स तो के उसको लिए जिम्मेवारी शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है आपकी राजनीतिक सोच आईबी पर। का है, होम मिनिस्ट्री का है, रॉ का है, मेरा नहीं है। आपको जानकारी कम से कम लेकर बैठना चाहिए। बेकार इसके लिए तो भाग जाएंगे बोलते हैं। आपको लॉजिकली बात नहीं है, आपको इसके लिए हम डिबेट छोड़ के भाग जा रहे हैं। लॉजिकल बात रहेंगे तब ना हर बैठ के बात डिबेट कर लॉजिकली सकता है। बोल रही हूं आपको सर। जो समझाया हर जाता बात है, लॉजिकली आप वो आपके आके पास यहाँ पर तर्क ही बोलते नहीं हैं। है। और रोहिंग्या आप का- सिर्फ रोहिंग्या का राजनीतिक मैटर विरोध बोलिए करने तो- के चक्कर में रोहिंग्या का मैटर देश कब की आया है? अस्मिता को भी जब ताक पे रखने को 25 तैयार हो अगस्त जाते हैं। 25 अगस्त अरे 2017 निजी हित में साधिए, फार्मा में लेकिन रोहिंग्या कुछ का- कुछ तो एक फार्मा- लिमिट फार्मा हो, आर्मी में कुछ तो लिमिट रोहिंग्या हो। पर अटैक किया वेस्टेड था, इंटरेस्ट तब सबके होते रोहिंग्या हैं, ये- बट ये नॉट इंडिया एट में द कॉस्ट ऑफ तब उस नेशन, समय नॉट एट द agreement कॉस्ट कौन ऑफ थे? नेशनल उस समय ऑनर, agreement नॉट कौन एट द थे? कॉस्ट ऑफ राजनाथ सिंह नेशनल agreement सिक्योरिटी। जानिए ना। अच्छा रुकिए, अब एक मिनट संजय जी। कैसे बोलता है? अच्छा ठीक, राजनाथ सिंह जी उस नहीं समय संजय जी एक मिनट रुक जाइए। चलिए ठीक है, आप जो कह रहे हैं सर, थोड़ा सा शब्दों का चयन जो आप कर रहे थे ना, शब्दों का चयन जो आप कर रहे थे वो थोड़ा गलत जा रहा था संजय सरकार जी, इसीलिए आपको टोका गया। आपके स्टेटमेंट पर आपत्ति सुबोई खान जी ने जताई। अब एक मिनट, एक सवाल ऐड कर लीजिए, मेरा सवाल ऐड कर लीजिए। सवाल भारतीय जनता पार्टी संजय सरकार जी, सवाल पूछ लूं आपसे, सवाल पूछ लूं? मैं जब से मैंने डिबेट की शुरुआत की है, मैं सिर्फ एक बेसिक सवाल लेकर घूम रही हूं आप लोगों के पास और कोई जवाब नहीं दे रहा। आप असम पहुंच जा रहे हैं, रोहिंग्या पहुंच जा रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर ले रहे हैं, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे मुझे। सीएए से आपको ना सर, सीएए से बोलने दे रही हूं ना मैं आपको, एक मिनट सुन तो लीजिए ना। सीएए में आपको क्या वैध और अवैध नजर आ रहा है? क्या ऐसा गलत नजर आ रहा है जिससे आप लागू नहीं कर सकते? सीएए जो है, सीएए ये कानून लागू करके एनआरसी की तरफ ये दौड़ने जा रहा है। मेन इसको कहा, जितना बंगाली है, बंगाली को बांग्लादेशी ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है और सिख को खालिस्तानी बोल दिया इसने। सिख जितना सिख है, मुसलमान को पाकिस्तानी ऑलरेडी बोल दिया है। इसको तमाम तीनों नाराजी है। सरकार जी, क्लास 1 का एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। बंगाली का जमीन विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिनका अपना नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन नहीं है? कोशिश कर रहा है। दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिनकी अपनी नागरिकता तय नहीं होती या नागरिकता का कोई कानून नहीं होता? एक देश मुझे अच्छा बता चलिए दीजिए ठीक है, एक एक करके बात करते हैं। अच्छा रुकिए, सुबोई जी रुक जाइए और संजय सरकार जी रुक जाइए। आपको बार बार एनआरसी नजर आ रहा है, आपको सीए नजर नहीं आ रहा। जो लागू हो गया है देश में उस पर बात नहीं करेंगे। रुकिए एक मिनट, जो लागू हो गया है उस पर बात नहीं करेंगे, जो लागू नहीं हुआ है उस पर बात आपको करनी है। कमाल की राजनीति करते हैं संजय सरकार जी। गौरव भाटिया जी फिर से क्लियर कर दीजिए एक बार, फिर से क्लियर कर दीजिए एक बार। टीएमसी के नेता को अभी भी इस बात की शांत तो चिंता कराइए है। तो मैं कर पाऊंगा। संजय जी प्लीज थोड़ा सा शांत हो जाइए, वरना आवाज मुझे फिर कम करनी होगी, ऐसे अच्छा नहीं लगता। बोलिए। प्राची जी, आपको मालूम है जो भारत का नागरिक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, जैन बौद्ध हो, पारसी हो, उसको कोई चिंता नहीं है। वो जानता है कि भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा होता है और ये कानून उसी आधार पे लाया गया है। चिंता हो रही है जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो मुसलमानों को जानवरों से तुलना करते हैं, कहते हैं इनका दूध हमें चाहिए, ये दूध देने वाली गाय है, उनको है। और मैं कहना चाहूँगा, ममता बनर्जी की हिम्मत कैसे होती है कहने की कि एक कानून जो संसद पारित करती है उसको मैं लागू नहीं करूँगी।
देखिए, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकता है संविधान की शपथ लेने के बाद कि अगर संसद ने कोई कानून पारित किया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे अवैध नहीं किया है कि हम लागू नहीं करेंगे। आज पूछा यह जाएगा, जब 3 मुस्लिम बहुल्य राष्ट्र हैं जिनका जिक्र यहां किया गया है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, वहां प्रताड़ित कौन हो रहा है? वहां प्रताड़ित हो रहा है अल्पसंख्यक हिंदू, सिख। इसलिए इस कानून की जरूरत पड़ी। और मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। आपको मालूम है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, पाकिस्तान में हर साल 1000 हिंदू सिख बच्चियां जो हैं उनका जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। हर महीने 25 ऐसी हिंदू सिख 16 साल से नीचे की बच्चियां हैं जिनके साथ बलात्कार होता है। और वहां पे हिंदू, सिख, ईसाई ये सुरक्षित नहीं है। ये रिपोर्ट है मानवाधिकार की। उसके बावजूद ये लोग चाहते हैं कि भारत कोई कानून ना लाए, उन बच्चियों को बलात्कार होने दे, हिंदू प्रताड़ित किए जाए। ऐसा नहीं होगा। और अंत करूंगा एक बात कह के आपसे, महात्मा गांधी का वक्तव्य देख लीजिएगा। मैंने मनमोहन सिंह जी का बताया। महात्मा गांधी जी ने स्वयं ये कहा था जब विभाजन हो रहा था कि अगर किसी अल्पसंख्यक पे इस तरह के जुल्म किए जाएंगे तो भारत को शरण देनी चाहिए। ठीक है, ज़हीरुल इस्लाम जी, हमारे क्या गलत है रिकॉर्ड्स इसमें? कहते हैं। अब उसके बाद भी ऐसी बात ये लोग करते हैं। अब बताइए क्या गलत है इसमें, जो गौरव भाटिया जी कह रहे हैं, क्या गलत है इसमें? अगर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एक सेकंड, बांग्लादेश में हिंदू सिख अल्पसंख्यक है और वो आना चाहते हैं भारत, उन्हें शरण लेनी है भारत में, उनको नागरिकता मिल जाए, तो इससे आपको क्या आपत्ति होगी? अरे गौरव भाटिया जी को बोलिए ना, ये अखंड भारत की ही अंश है, हिस्सा है। हो जाएगा वो अखंड भारत, जब हो जाएगा सब एक साथ रहेंगे। उनको बोलिए ना, जो अखंड भारत है उनका जो परसेप्शन है उसी के अंदर रहेगा ना। इतना जल्दी क्यों है? आप कानून लागू करेंगे या नहीं करेंगे संविधान की शपथ लेने के बाद? सुनिए ना, सुनिए सर जी, सुनिए मेरा सवाल है, सुनिए। दूसरी आप बात कानून लागू करेंगे या नहीं? ममता बनर्जी लागू करेंगी कानून की नहीं, ये बताइए। आप सिर्फ ममता मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, डर रहे हैं क्या? मेघालय ने भी वो रिजोल्यूशन ले रखा है। ममता बनर्जी से मैंने पूछा है, आप अगर प्रवक्ता है उत्तर दीजिए। आप कानून लागू करेंगे पश्चिम बंगाल में या नहीं करेंगे? 6 शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ये भी बताइए। और संविधान कहता है, संविधान पढ़िए। सुनिए, आपको नहीं पता है क्या? और एक बात क्लियर कर देता हूँ, सुनिए। इनको आप तो पता ही बोला है ना नहीं है बदरुद्दीन संविधान क्या अजमल कहता है, हिंदू कुरान मुसलमान पढ़ते करता है, हैं। सुनिए ना। बोलिए ना, बदरुद्दीन अजमल साहब हिंदू मुसलमान नहीं करते। हिंदू मुसलमान तो आप लोगों का काम है। हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे। अरे बदरुद्दीन अजमल ने क्या क्या कहा था मैं बताऊंगा तो बुरा लग जाएगा। तो आप लोगों का काम है, वो हमारा काम नहीं है सर। जब हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा, जब आपको पता है कि ये उन शरणार्थियों के लिए है जो अल्पसंख्यक हैं उन तीनों देशों में और उन पर जुल्म होते हैं, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? पूरा डिबेट निकल गया ज़हीरुल साहब, लेकिन आप अपना पॉइंट नहीं बता पाए मुझे कि आपको आपत्ति क्या है। बहरहाल समय बस इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।